हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। कैसे हैं आप सभी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के पेपर 3 की 7 यूनिट हम पढ़ रहे थे और इस 7 यूनिट में आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे जो है रिमोट सेंसिंग का इतिहास और भारत में रिमोट सेंसिंग। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि रिमोट सेंसिंग किसे कहते हैं, रिमोट सेंसिंग के प्रकार क्या हैं, इतिहास क्या रहा है और भारत में रिमोट सेंसिंग की शुरुआत कब से हुई और वर्तमान में अब तक कौन कौन से सैटेलाइट संचार भारत द्वारा प्रक्षेपित किए गए हैं। इसके अलावा जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम है उसको और भारत के प्रमुख रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिमोट सेंसिंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन मतलब किसी वस्तु को दूरी से ऑब्जर्व करना। सुदूर मतलब दूर से किसी वस्तु को ऑब्जर्व करना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। जैसे कोई दूर मतलब जैसे नॉर्मल एग्जांपल लें हम तो कोई पेड़ लगा हुआ है, अगर हम उसको देखते हैं दूर से और यह ऑब्जर्व करते हैं कि हवा चलने पर वह हिल रहा है या उसमें फल लगे हुए हैं, पत्तियां हैं, तो यह भी एक रिमोट सेंसिंग है क्योंकि हम इस चीज़ को दूर से ऑब्जर्व करते हैं। इसी प्रकार से जो सैटेलाइट होते हैं वह अंतरिक्ष में स्थापित होकर पृथ्वी की गतिविधियों को ऑब्जर्व करते हैं और इसे रिमोट सेंसिंग कहते हैं। जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं उनमें सेंसर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब किसी भी बिना सेंसर के कोई भी रिमोट सेंसिंग टेक्निक या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट काम नहीं कर सकता है क्योंकि जो सेंसर लगे होते हैं वह दूरी से इमेजिंग करते हैं। मतलब जो भी किसी वस्तु को देखते हैं या ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी एक तस्वीर प्राप्त करना होता है, वह केवल सेंसर से ही संभव होता है। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप से भी बन सकता है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में एक जो तत्व है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वह होगा सेंसर, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुदूर संवेदन एक बहु उपयोगी तकनीक है जिसके द्वारा वैश्विक स्तर पर भूमि के उपयोग मतलब भूमि का किस तरीके से, किस प्रकार से, किस लिए उपयोग किया जा रहा है, फसलों के क्षेत्र एवं इसके उत्पादन का समाकलन, मतलब फसलों का जो क्षेत्र है, एरिया बटा हुआ है, इसको बाढ़, सूखा जैसी स्थिति, इसकी चेतावनी, मौसम के अनुसार फसलों की योजनाएं, उनका क्रियान्वयन, भूमिगत जल खनिजों का पता लगाना, उनकी मात्रा का अनुमान लगाना, वन संसाधनों का सर्वेक्षण करना और जो मत्स्य संसाधन है मतलब मछली पालन वगैरह है उनका विकास एवं आकलन किया जाता है। तो जो सुदूर संवेदन है उसके द्वारा यह मुख्य कार्य किए जाते हैं और इन्हीं में इनका उपयोग होता है। इस प्रकार से यह सुदूर संवेदन तकनीक कार्य करती है। जैसे यह सैटेलाइट हो गया है तो यह सैटेलाइट इस सैटेलाइट के माध्यम से किसी भी ऑब्जेक्ट पे वेव मतलब जो तरंगे हैं वह प्रवाहित की जाती हैं और जब यह इससे टकराकर वापस लौटती हैं तो यह सैटेलाइट इसकी इमेज प्राप्त कर लेता है। रिमोट सेंसिंग टेक्निक को हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं तो सूर्य सन के माध्यम से 3 प्रकार के विकिरण पृथ्वी पर उत्सर्जित किए जाते हैं या सूर्य द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं विकिरण, जैसे परावैंगनी, दृश्य विकिरण और अवरक्त। जो परावैंगनी विकिरण होता है जब वह पृथ्वी पर आता है तो ओजोन परत द्वारा उसका अवशोषित किया जाता है। लेकिन इसके अलावा जो और अधिक मात्रा में विकिरण होते हैं जैसे दृश्य और अवरक्त विकिरण, इन्हें इंफ्रारेड रेडिएशन भी कहा जाता है। तो यह विकिरण, इन विकिरण की कुछ मात्रा पृथ्वी से टकराकर वापस चली जाती है और कुछ मात्रा पृथ्वी में अवशोषित हो जाती है। जो विकिरण पृथ्वी से टकराकर वापस चले जाते हैं उन्हीं विकिरण का उपयोग सुदूर संवेदन में किया जाता है। मतलब जो सन के द्वारा आए हुए विकिरण हैं दृश्य और अवरक्त, वह पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी से टकराकर परावर्तित होते हैं, तो उन परावर्तित विकिरणों के माध्यम से सुदूर संवेदन का कार्य किया जाता है। आगे देखें हम तो रिमोट सेंसिंग टेक्निक में सेंसर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह हमने स्टार्टिंग में अभी पढ़ा था कि बिना सेंसर के रिमोट सेंसिंग टेक्निक संचालित ही नहीं हो सकती है क्योंकि सेंसर ही है जिससे दूरी से इमेज प्राप्त या तस्वीर प्राप्त की जाती है। सेंसर के माध्यम से ही हम तस्वीर ले सकते हैं। रिमोट सेंसिंग में किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊंचाई से, मतलब रिमोट सेंसिंग टेक्निक होता है तो इसमें ऊंचाई से किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज प्राप्त की जाती है। तो रिमोट सेंसिंग टेक्निक है यह 2 प्रकार की होती है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग।
एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग को पढ़ने से पहले हम सेंसर की बात करें तो सेंसर भी दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर। इन्हीं के आधार पर रिमोट सेंसिंग टेक्निक के प्रकार बने हुए हैं। जो एक्टिव सेंसर होते हैं इनके माध्यम से जो सेंसिंग की जाती है उसे एक्टिव रिमोट सेंसिंग कहते हैं, और जो पैसिव सेंसर होते हैं उनके माध्यम से जो रिमोट सेंसिंग की जाती है उसे पैसिव रिमोट सेंसिंग टेक्निक कहते हैं। रिमोट सेंसिंग टेक्निक में दो तरह की विकिरण की भूमिका होती है। हमने अभी पढ़ा था कि बिना विकिरण के रिमोट सेंसिंग टेक्निक सफल ही नहीं है, क्योंकि जब पृथ्वी द्वारा कुछ विकिरणों को ट्रांसमिट या परावर्तित किया जाएगा तभी रिमोट सेंसिंग टेक्निक काम करेगी। तो ट्रांसमिट रेडिएशन और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, इन्हीं के माध्यम से रिमोट सेंसिंग कार्य करती है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग। जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग होती है वह इस प्रकार से होती है, जब सैटेलाइट द्वारा माइक्रोवेव्स को पृथ्वी पर ट्रांसमिट किया जाता है या पृथ्वी पर भेजा जाता है तो वह पृथ्वी से टकराकर वापस जाती है। मतलब इसमें सैटेलाइट द्वारा ही वेव्स, मतलब सैटेलाइट द्वारा जो वेव्स पृथ्वी से टकराती हैं वही वापस जाती हैं और उन्हीं को सैटेलाइट इमेजिंग करके हमें तस्वीरें प्राप्त कराता है। तो जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग है उसमें माइक्रोवेव ट्रांसमिट होती है, माइक्रोवेव का परावर्तन होता है। पृथ्वी की सतह से परावर्तित माइक्रोवेव का उपयोग रिमोट सेंसिंग हेतु किया जाता है। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग में किस माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है? तो परावर्तित माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। जो यह सैटेलाइट होते हैं, मतलब जो यह उपग्रह होते हैं, एक्टिव रिमोट सेंसिंग उपग्रह होते हैं, इनमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा होता है। सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या होता है? तो यह एक सिग्नल के लिए कई एंटीनाओं से जुड़ा होता है जिसमें स्पष्ट तस्वीरें खींची जाती हैं। इसे SAR भी कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SAR, सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह सिग्नल के लिए कई एंटीना से लैस होता है जिससे तस्वीरें खींची जाती हैं। और सिंथेटिक अपर्चर रडार का निर्माण इजराइल की एयर स्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया था, जो रक्षा क्षमताओं से युक्त होता है। रक्षा क्षमताओं से मतलब इसके द्वारा रक्षा उपकरण, मतलब इसके द्वारा निगरानी टाइप की जाती है। और जो यह सिंथेटिक अपर्चर रडार है यह दिन रात किसी भी मौसम और बादल में तस्वीरें खींच सकता है। तो आप इसकी विशेषता याद रखिए कि यह दिन रात में भी तस्वीरें ले सकता है और ख़राब मौसम में भी तस्वीरें ले सकता है। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग में जब सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग किया गया है तो जाहिर सी बात है इसमें भी दिन और रात में इमेज प्राप्त की जा सकती है, साथ ही खराब मौसम में भी इमेजिंग की जा सकती है। यह रडार किसी भी ऑब्जेक्ट की 2D एवं 3D तस्वीरें ले सकता है, 3 डायमेंशनल एवं 2D तस्वीरें ले सकता है। यह दिन रात दोनों में इमेजिंग करता है, यह भी हमने डिस्कस किया, क्योंकि इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार है इसलिए दिन रात में यह कार्य करता है। इसके अलावा यह कृषि, बाढ़, सूखा, खनिज, पर्यावरण, समुद्र, चक्रवात, बांध, मत्स्य पालन, वन, नदियों से संबंधित डाटा प्रदान करता है। तो कृषि, बाढ़, सूखा, खनिज, पर्यावरण, समुद्र, चक्रवात, बांध आदि से संबंधित डाटा हमें एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रदान करता है। इसके उदाहरण देखें हम तो रीसैट 1 और रीसैट 2। नेक्स्ट हम देखते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या कहलाती है? तो इसको पहले हम डायग्राम में देखें तो सूर्य द्वारा जो दृश्य एवं अवरक्त विकिरण आती हैं वह पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी द्वारा कुछ विकिरणों का अवशोषण किया जाता है तथा कुछ विकिरणों को पृथ्वी परावर्तित करती है। जिन विकिरणों को पृथ्वी परावर्तित करती है उन विकिरणों के माध्यम से सैटेलाइट उन विकिरणों को उपयोग करके इमेज प्राप्त करता है। तो इस प्रकार की रिमोट सेंसिंग हेतु उपयोग उपग्रह दृश्य एवं अवरक्त विकिरणों का परावर्तन तथा ट्रांसमिट करता है। तो एक्टिव में जहां माइक्रोवेव का उपयोग किया जा रहा था वहीं यहाँ पे पैसिव में दृश्य एवं अवरक्त विकिरणों का उपयोग किया जा रहा है। पृथ्वी की सतह का मानचित्र, संसाधनों का प्रबंधन, चक्रवात का पूर्व अनुमान आदि कार्य पैसिव रिमोट सेंसिंग के द्वारा किए जाते हैं। इस कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के कैमरे जैसे पेन क्रोमैटिक कैमरा इस सैटेलाइट में लगाए जाते हैं। रात में पृथ्वी अवरक्त विकिरण ट्रांसमिट करती है, मतलब रात के समय दिन के समय जब सूर्य द्वारा विकिरणों का ट्रांसमिशन किया जाता है या विकिरण पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी अवशोषित कर लेती है
और रात के समय वही अवरक्त विकिरणों को पृथ्वी ट्रांसमिट परावर्तित करती है, इसलिए रात के समय भी इसके द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा इमेजिंग की जा सकती है। उदाहरण देखें हम तो भारतीय उपग्रह में कार्टोसैट, ओशियनसैट और रिसोर्ससैट पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के उदाहरण हैं। अभी हमने एक टॉपिक बीच में डिस्कस किया था, मतलब ये देखा था कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार सिग्नल के लिए कई एंटीनाओं से लैस होता है, मतलब इसमें कई एंटीना लगे होते हैं जिससे सिग्नल प्राप्त किया जाता है और इन सिग्नल के माध्यम से स्पष्ट तस्वीरें खींची जाती हैं। सिंथेटिक अपर्चर रडार का निर्माण इजराइल की एयर स्पेस इंडस्ट्री ने किया है और यह रक्षा क्षमताओं से युक्त होता है। दिन रात किसी भी मौसम और बादल में भी यह तस्वीरें खींच सकता है। तो हमने अभी देखा था कि जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं वह दिन और रात इमेजिंग करती हैं, या इसके अलावा जो भी सैटेलाइट हैं वह दिन रात में इमेजिंग प्राप्त करती हैं, तस्वीरें लेते हैं, उनमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा होता है। यह इजराइल की कंपनी द्वारा बनाया गया है और इसरो ने रियासैट 1 में इसी रडार को लगाया है। तो रियासैट 1 में यह रडार लगा हुआ है, तो यह एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होगा। भारत में रिमोट सेंसिंग को हम देखें तो भारत में रिमोट सेंसिंग को देखने से पहले हम जानते हैं कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को कहते हैं। अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्यों कहते हैं, तो इस सैटेलाइट के माध्यम से पृथ्वी को ऑब्जर्व किया जाता है कि पृथ्वी की पर कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे सूखा, बाढ़, समुद्र, चक्रवात आदि घटनाओं को हम ऑब्जर्व करते हैं सैटेलाइट के माध्यम से, और पृथ्वी को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहते हैं। भारत में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की शुरुआत कब मानी जाती है, तो 1970-80 के दशक में भारत में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की शुरुआत हुई थी। यह जो टॉपिक है मेंस में जो दिया हुआ है कि भारत में रिमोट सेंसिंग और रिमोट सेंसिंग का इतिहास, यह इसी में कवर होगा, क्योंकि जो भारत में रिमोट सेंसिंग है वह कब से स्टार्ट हुआ, तो यह इसका रिमोट सेंसिंग का इतिहास हुआ और अब वर्तमान तक क्या है, तो वह भारत में रिमोट सेंसिंग हुई। तो हम इसको, मतलब जो मेन टॉपिक है वह अब स्टार्ट होता है। तो भारत में रिमोट सेंसिंग की शुरुआत कब हुई, तो 70-80 के दशक में हुई। शुरुआत में इसे IRS उपग्रह, इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रह सैटेलाइट का प्रक्षेपण, मतलब इसे IRS प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था, जिसका फुल फॉर्म होता था इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब स्टार्टिंग में से IRS उपग्रहों के नाम से जाना जाता था, लेकिन भारत में इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी कि वह इसका प्रक्षेपण किया जा सके। तो शुरुआती जो IRS उपग्रह थे उनका प्रक्षेपण रशियन रॉकेट वोस्टोक और मोलनिया के द्वारा किया गया। तो भारत के जो सुदूर संवेदन कार्यक्रम है या रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम है, उसकी शुरुआत या उसके उपग्रहों का प्रक्षेपण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो रशियन रॉकेट वोस्टॉक और मोलनिया के द्वारा किया गया था। प्रारंभिक इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन कौन से थे, तो IRS-A1, 1B और 1C, इस प्रकार से यह सैटेलाइट थे। और अन्य सैटेलाइट की हम बात करें जो अभी वर्तमान में कार्यशील हैं या कार्यरत हैं, तो उनमें ओशियनसैट, रिसोर्ससैट, कार्टोसैट, रीसैट और मेगा टॉपिक्यूस, इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम। अब इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम देखने से पहले हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि सैटेलाइट क्या होता है और सैटेलाइट में कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं। ये इसका टॉपिक नहीं है इस मतलब यूनिट 7 का, लेकिन हम इसको इसलिए इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं कि हमें रिमोट सेंसिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। अगर आपको यह ज़्यादा डिटेल में पढ़ना मतलब फालतू लग रहा है या व्यर्थ में लग रहा है टाइम वेस्ट करना, तो आप ये पेपर फर्स्ट की सेकंड पार्ट है उसकी यूनिट 5 जाके देखें, उसमें लिखा है सुदूर संवेदन सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, घटक, उपग्रहों के प्रकार और सुदूर संवेदन का उपयोग। तो इस प्रकार से वह दिया है। जब वहाँ पे घटक दिया है रिमोट सेंसिंग का, तो घटक में यह टॉपिक आता है, इसलिए हमने इस टॉपिक को इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं कि आपकी वो यूनिट और ये वाली यूनिट के कुछ टॉपिक साथ में कंप्लीट हो जाएं।
सबसे पहले हम देखें सैटेलाइट। तो यह एक ऐसी मशीन होती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कार्य प्रणाली होती है। मतलब जो सैटेलाइट है वह किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होती है। यह एक मतलब रोबोटिक्स के टाइप पर होता है जिसमें मशीनों के माध्यम से कार्य को सफल बनाया जाता है और बिना मानवीय हस्तक्षेप के हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट उपकरण देखें हम बस। तो यह सैटेलाइट में एक लगा होता है। यह उपग्रह का वह हिस्सा होता है जो पेलोड और संबंधित उपकरणों को वहन करता है। अब पेलोड क्या होता है तो हम इसको भी अभी देखते हैं। नेक्स्ट पहले हम बस को समझ लेते हैं। तो यह पेलोड और उससे संबंधित उपकरण, मतलब उपग्रह में या सैटेलाइट में जितने भी उपकरण लगे होते हैं उनको ले जाने या उनको वहन करने का कार्य बस के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से मतलब कार्य किए जाते हैं, तो सोलर पैनल, विद्युत बैटरी, प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली भी कार्य बस के माध्यम से ही कार्य करती है। पेलोड की बात करें तो उपग्रह में संलग्न उपकरणों को, मतलब जो उपग्रह में उपकरण लगे होते हैं जैसे कैमरा, सिंथेटिक अपर्चर रडार, स्टार सेंसर आदि, इन उपकरणों को पेलोड कहा जाता है। मतलब जो ये उपकरण होते हैं कैमरा वगैरह, इन्हीं को पेलोड कहते हैं। यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है तो थोड़ा टफ तो पड़ता ही है। ग्राउंड स्टेशन को जो डाटा उपग्रह के द्वारा प्रदान किए जाते हैं वह भी पेलोड के माध्यम से किए जाते हैं। तो पेलोड का मुख्य कार्य क्या होता है, अगर यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो पेलोड उपग्रह में संलग्न वह उपकरण कहलाते हैं जिनमें कैमरा, सिंथेटिक अपर्चर रडार और सेंसर आदि होते हैं। इसके अलावा जो डाटा प्राप्त होती है ग्राउंड स्टेशन को वह भी पेलोड के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तो एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम। यह ऊंचाई नियंत्रण सिस्टम है। यह उपग्रह का वह हिस्सा होता है जो उस हिस्से पर नज़र रखता है जहां से उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। मतलब जो एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम होता है यह ऊंचाई नियंत्रण सिस्टम इसको हिंदी में कहते हैं, और इसके माध्यम से उपग्रह का जहां से प्रक्षेपण किया जाता है वहां से उपग्रह पर नज़र रखी जाती है। जैसे सतीश धवन सेंटर है हरिकोटा में, वह एक ऊंचाई नियंत्रण सिस्टम है क्योंकि यह वहां से उपग्रह पर नज़र रखता है। पावर सिस्टम, जिसमें उपग्रह को ऊर्जा प्राप्त होती है। उपग्रह में संलग्न उपकरणों को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है। इसे सोलर पैनल से उपग्रह को ऊर्जा, मतलब सैटेलाइट को ऊर्जा जो प्रदान की जाती है वह सोलर पैनल के माध्यम से दी जाती है और इसे सैटेलाइट में पावर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट उपकरण या इसके घटक देखें हम सैटेलाइट के, तो टेलीमेट्री एंड कमांड सिस्टम। उपग्रह अंतरिक्ष में जाकर अपने संचालन के बारे में जो सूचनाएं पृथ्वी पर प्रेषित करता है उसे टेलीमेट्री कहा जाता है। मतलब उपग्रह के द्वारा जो सूचनाएं पृथ्वी पर प्राप्त होती हैं हमें, जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है वह टेलीमेट्री कहलाता है। और इन सूचनाओं के आधार पर ऑपरेटर उपग्रह को निर्देश एवं कमांड देते हैं। मतलब जो हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि वहाँ पे क्या, मतलब जब वो पृथ्वी को ऑब्जर्व करता है सैटेलाइट और कुछ सूचनाएं हमें प्रदान करता है, तो जो ऑपरेटर होता है उस उपग्रह को ऑपरेट करने वाला, जैसे सतीश धवन केंद्र में ऑपरेटर होगा जो उस उपग्रह को ऑपरेट करेगा, उसको वह सूचनाएं प्राप्त होगी और वह उपग्रह को नए निर्देश या कमांड देगा कि उसे अब किस क्षेत्र में अपनी निगरानी करना है। तो इस प्रकार से यह सैटेलाइट के घटक हो गए या सुदूर संवेदन के घटक हो गए। रिमोट सेंसिंग का इतिहास देखें हम नेक्स्ट। तो इसरो द्वारा रिमोट सेंसिंग के प्रक्षेपण की शुरुआत IRS कार्यक्रम के माध्यम से की गई थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कार्यक्रम है जो इसरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और यह कब किया गया था, तो 1970 और 80 के दशक में किया गया था। IRS यह ऐसे सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर नज़र रखते हैं, इसलिए इसे अंतरिक्ष में पृथ्वी की आँख भी कहा जाता है। यह प्राप्त सूचना केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को भोजन, जल सुरक्षा, पर्यावरण, पारिस्थितिकी प्रणाली, मौसम, जलवायु की समझ, आपदाओं की रोकथाम व प्रबंधन व सुशासन के लिए जरूरी होती है। मतलब जो IRS सैटेलाइट होते हैं इनके द्वारा जो हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, मतलब कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे पर्यावरण के बारे में कुछ सूचनाएं हमें प्राप्त हुई कि कहाँ पे पर्यावरण की स्थिति क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, भोजन एवं जल सुरक्षा, मौसम, जलवायु के बारे में जो भी हमें जानकारी प्राप्त हुई, वह प्राप्त जानकारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए आवश्यक होती हैं, जिससे वह जो भी मतलब
बाढ़, सूखा आदि या जलवायु परिवर्तन की समस्याएं हैं उनको उनका रोकथाम कर सके, उनका प्रबंधन कर सके और कुछ समस्याओं का वह अच्छे से क्रियान्वयन कर सके जिससे सुशासन स्थापित हो सके। अब हम देखें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले कौन सा सैटेलाइट भारत द्वारा बनाया गया था और लॉन्च किया गया था? IRS-A1। यह भारत द्वारा सबसे पहला IRS कार्यक्रम था। यह 17 मार्च 1988 को सोवियत संघ के बैकानूर में स्थित अंतरिक्ष केंद्र से रूस के उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो सबसे पहले IRS उपग्रह पहला कौन सा था? तो 1A था जो 17 मार्च 1988 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो सोवियत संघ, मतलब रूस, पहले इसे सोवियत संघ कहा जाता था तो रूस के बैकानूर क्षेत्र से, और वहाँ पे अंतरिक्ष केंद्र है। और सोवियत उपग्रह प्रक्षेपण यान, मतलब जैसे अभी भारत में GSLV एवं PSLV है, तब सोवियत संघ के प्रक्षेपण यान बोस्टोक द्वारा भारत का प्रथम सुदूर संवेदन उपग्रह IRS-1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। तो जो भारत द्वारा पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था वह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। इस उपग्रह में LISS करके, मतलब लिस जो लाइनर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर होता है, यह लगा हुआ था और यह एक प्रकार का कैमरा था, शक्तिशाली कैमरा था जिसमें 3 कैमरे की यूज किए गए थे, LIS-1, लिस सेकंड A और लिस सेकंड V। इस प्रकार से लगे गए थे जो पृथ्वी की इमेजिंग करते थे। नेक्स्ट हम देखें तो IRS-A-B, यह 1991 में बोस्टोक से ही इसका प्रक्षेपण किया गया था और इसका भी, मतलब जो प्रक्षेपण केंद्र था वह बैकानूर था और यह भारत का दूसरा उपग्रह था। बोस्टोक उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा ही इसका सफल प्रक्षेपण किया गया था। तो भारत का पहला और दूसरा सफल प्रक्षेपण IRS-A1 और A1 का उपयोग, मतलब A1 और A1 का प्रक्षेपण रूस के द्वारा ही किया गया था। इसमें जो लिस कैमरा लगाया गया था उसकी क्षमता दोगुनी कर दी गई थी। नेक्स्ट हम देखें IRS-P1 या 1E करके इसका नाम था। यह 20 सितंबर 1993 को लॉन्च किया गया था। यह श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल से स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान, मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल PSLV के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। 850 किलोग्राम यह भार का था और 44 मीटर ऊंचाई वाला यह उपग्रह था। जब इसको लॉन्च किया गया था तो यह जलकर नष्ट हो गया था और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर गया था, इसलिए यह प्रक्षेपण असफल रहा था। तो भारत द्वारा भारत में ही स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहला IRS उपग्रह कौन सा था? तो IRS-P1 या इसी को 1E कहते हैं, जो 1993 में सतीश धवन केंद्र हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट हम देखें तो IRS-P2, यह 1994 में PSLV-D2 के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया था और यह सफल हुआ था। इसका अभियान पूर्ण हो गया है और यह ध्रुवीय सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया गया था। उद्देश्य क्या था इस उपग्रह का? तो प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी यह उपग्रह देता था। तो भारत का सेकंड जो उपग्रह था, जो भारत के द्वारा ही PSLV-D2 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, वह था P2। नेक्स्ट हम देखें IRS-IC, यह मोलनिया रूस द्वारा सफल इसका प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट IRS-P3 1996 में IRS-1D PSLV द्वारा यह सफल हो गया है और IRS-P4 PSLV-C2 द्वारा यह भी सफल है। इस प्रकार से यह कुछ स्टार्टिंग के उपग्रह प्रक्षेपण या सैटेलाइट थे। नेक्स्ट हम देखें तो ओशनसैट, उसके बाद TIS प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह, सोर्ससैट, कार्टोसैट-1, कार्टोसैट-2, कार्टोसैट-2A, IMS-1, IMS-7, ओशियनसैट, रिसोर्ससैट-2। ये प्रमुख भारत के इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थे जो प्रारंभ से लेके अब तक भारत द्वारा प्रक्षेपित किए गए हैं।
अब हम देखते हैं भारत के प्रमुख रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम या जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज है, जैसे कार्टोसैट, ओशियनसैट और रीसैट। इनको हम डिटेल में देखते हैं क्योंकि इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पेपर में कार्टोसैट को ही दे दिया 50 वर्ड में लिखने के लिए या 2 नंबर या 3 नंबर के उसमें, तो हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं जिससे कोई भी क्वेश्चन मेंस में बनता है तो वो छूटे ना। कार्टोसैट तो यह उपग्रह की एक श्रृंखला है, मतलब सीरीज टाइप की है कि इसमें बहुत सारे उपग्रह हैं कार्टोसैट सीरीज के अंतर्गत, जिसमें कार्टोसैट 1, कार्टोसैट 2, कार्टोसैट 3 सैटेलाइट है। कार्टोसैट उपग्रह को आई इन द स्काई मतलब अंतरिक्ष में आँख के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे क्यों अंतरिक्ष में आँख के नाम से जाना जाता है या आई इन द स्काई क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे अंतरिक्ष से तस्वीर लेने के लिए ही बनाया गया है। यह अंतरिक्ष से तस्वीरें लेता है, इसलिए इसे अंतरिक्ष की आँख के रूप में जाना जाता है। इसके माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण अधोसंरचना का प्रबंधन का कार्य किया जाता है। तो शहरी एवं ग्रामीण अधोसंरचना के प्रबंधन का कार्य कार्टोसैट सीरीज के सैटेलाइट के द्वारा किया जाता है। तटीय क्षेत्र भूमि उपयोग, मतलब जो भारत का तटीय क्षेत्र है उसकी भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, उसका विनिमय क्या है, उसके उपयोगिता का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, जैसे सड़क नेटवर्क, मतलब भारत में सड़क नेटवर्क, इसकी निगरानी करना, जल वितरण की जो समस्याएं हैं या प्रदेशों के अंतर्गत विवाद हैं, भूमि का उपयोग, मानचित्रों का सृजन, मतलब मानचित्रों को किस क्षेत्र का मानचित्र किस प्रकार से बनाया जाए और मानचित्र की परिशुद्धता, उसका अध्ययन, भौगोलिक एवं मानवीय परिवर्तनों को दर्शाने आदि का कार्य इस सैटेलाइट के माध्यम से किया जाता है। कार्टोसैट के माध्यम से भौगोलिक सूचना तंत्र GIS का विकास भी किया गया है। तो भौगोलिक सूचना तंत्र का विकास किसके माध्यम से किया गया है GIS का? तो कार्टोसैट के माध्यम से किया गया है। कार्टोसैट सीरीज के अंतर्गत भारत में अभी तक 8 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। तो जो कार्टोसैट मुख्य नाम है, मतलब मेन है कार्टोसैट, उसके अंतर्गत 8 सैटेलाइट हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं: कार्टोसैट 1, कार्टोसैट 2, कार्टोसैट 2A, कार्टोसैट 2B, कार्टोसैट 2C, कार्टोसैट 2D, इसके बाद कार्टोसैट 2E और 2F। जनवरी 2018 में PSLV C40 के द्वारा कार्टोसैट 2 सीरीज उपग्रह कार्टोसैट 2F का प्रक्षेपण किया गया था। मतलब जो कार्टोसैट सीरीज का 2F है कार्टोसैट, उसका प्रक्षेपण जनवरी 2018 में किया गया था। और किस रॉकेट के माध्यम से किया गया था? तो PSLV C40 के द्वारा किया गया था। करंट का हम देखें तो कार्टोसैट 3 भी लॉन्च हो गया है। इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है या कब लॉन्च हुआ था कार्टोसैट? तो इसको हम देखते हैं, 27 नवंबर 2019 को कार्टोसैट 3 लॉन्च किया गया था। कितनी ऊंचाई पर यह स्थापित किया गया है? तो 509 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थापित किया गया है। और सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया है। यह कार्य कब तक करेगा, मतलब इसकी लाइफ ड्यूरेशन या कार्यकाल कब तक का रहेगा? तो यह 5 साल के लिए कार्य करेगा। इसका प्रक्षेपण PSLV XLC-47 के द्वारा किया गया है। तो यह करंट से रिलेटेड है, क्योंकि प्री में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि PSLV XLC-47 के द्वारा किस उपग्रह की लॉन्चिंग की गई है रॉकेट के द्वारा, तो कार्टोसैट 3 का प्रक्षेपण किस डेट को किया गया है? तो 27 नवंबर 2019 को किया गया है 509 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अब यह कार्य क्या करता है या इसका उद्देश्य क्या है? मतलब कोई भी अगर सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो उसमें एक चीज़ तो मेन होती है, तो यह अंतरिक्ष से मानव के चलने तक की भी तस्वीरें प्राप्त करता है। मतलब मानव पृथ्वी पर किस प्रकार से चल रहा है यह उसकी भी तस्वीरें प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट हम देखें तो रिसोर्ससैट, यह एक पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। रिसोर्ससैट पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। हमने एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पढ़ा था, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है
उसमें सैटेलाइट के माध्यम से ही माइक्रोवेव पृथ्वी पर भेजी जा रही थी और वही परावर्तित होकर सैटेलाइट प्राप्त करके हमें इमेज दे रहा था। जबकि जो पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उसमें सूर्य द्वारा हमें दृश्य एवं अवरक्त किरणें पृथ्वी पर आ रही थी, जो पृथ्वी कुछ अवशोषित कर रही थी और कुछ परावर्तित कर रही थी, और उन्हीं परावर्तित विकिरणों का उपयोग सैटेलाइट उपयोग करके हमें इमेज दे रहा था। जबकि एक्टिव में सिंथेटिक अपर्चर रडार भी लगा था जो दिन रात हमें इमेज प्राप्त कर सकता था। पैसिव क्या था, तो पैसिव में भी हम रात में इमेजिंग कर सकते थे, और रात में इमेजिंग करने के लिए मुख्य जो विकिरण थी वह थी अवरक्त, क्योंकि सूर्य की किरणें हमें रात में तो प्राप्त नहीं होती हैं, और उन अवरक्त विकिरणों के द्वारा पृथ्वी मतलब सैटेलाइट हमें रात में इमेजिंग प्रदान करता है। इसका उपयोग संसाधनों के प्रबंधन हेतु किया जाता है, मतलब नाम ही है रिसोर्स सेट, रिसोर्स मतलब संसाधन, तो इसका उपयोग संसाधनों के प्रबंधन हेतु किया जाता है। रिसोर्स सेट सीरीज में 3 सैटेलाइट हैं। रिसोर्स सेट 1 यह 2003 में लॉन्च किया गया था, यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करता है, और रिसोर्स सेट 2 जो 2011 में लॉन्च किया गया था, और रिसोर्स सेट 2A जो 2016 में प्रक्षेपित किया गया था। इसके द्वारा खनिज एवं कृषि संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है। तो वन के द्वारा क्या किया जाता है, तो आपदा प्रबंधन, जबकि रिसोर्स सेट 2 और 2A के माध्यम से खनिज कृषि संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें ओशियन सेट, तो नाम ही है ओशियन सेट मतलब समुद्र, यह महासागर से संबंधित सूचनाएं हमें देता है। यह क्लोरोफिल कंसंट्रेशन से हमें शैवालों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, मतलब क्लोरोफिल का कंसंट्रेशन कितना है महासागरों में, उसके माध्यम से हमें शैवालों के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा जो कणीय पदार्थ होते हैं, समुद्री पौधे होते हैं जिन्हें फाइटोप्लांट्स कहा जाता है, और धुआं होता है, इस आदि के बारे में हमें डाटा भी यह ओशियन सेट सैटेलाइट प्रदान करता है। अब जो ओशियन सेट सैटेलाइट है इसमें पेलोड लगे हुए हैं, मतलब सभी सैटेलाइट में कुछ ना कुछ पेलोड लगे हुए हैं, लेकिन ओशियन सेट सैटेलाइट में एक कैमरा लगा हुआ है जिसे ओशियन कलर मॉनिटर कहते हैं। इसके अलावा मल्टी फ्रिक्वेंसी स्कैनिंग वायरोवेव रेडियोमीटर भी ओशियन सेट सैटेलाइट में पेलोड के रूप में कार्य करता है। अब ओशियन सेट सैटेलाइट के बारे में हम देखें, उसके पहले हम ये देखते हैं जो मल्टी फ्रिक्वेंसी स्कैनिंग वायरोवेव रेडियोमीटर है, इसका कार्य क्या है। तो ये जो रेडियोमीटर है यह समुद्र की सतह के तापमान को माप सकता है, मतलब जो सैटेलाइट है अंतरिक्ष में स्थापित है उस मतलब सेंसिंग रेडियोमीटर के माध्यम से वह समुद्र की सतह के तापमान को तक माप सकता है। इस प्रकार के इसमें सेंसर और पेलोड लगे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि जो ओशियन सेट है वह कितने मतलब प्रक्षेपित किए गए हैं। तो ओशियन सेट 1A सेट 1 यह 26 मई 1999 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके अलावा ओशियन सेट 2 यह 23 सितंबर 2009 को लॉन्च किया गया था। ओशियन सेट जो 2 है जो 23 सितंबर 2009 को लॉन्च किया गया था, इसमें KU बॉन्ड ट्रांसपॉन्डर लगा हुआ है, और जो KU बॉन्ड है इसको हम जाने तो जो KU बॉन्ड है इसमें 12 से लेके 18 गीगाहर्ट्ज ओशियन सेट 2 है जो 23 सितंबर 2009 को लॉन्च किया गया था। इसमें KU बॉन्ड पर आधारित यह इसकी कार्य प्रणाली है। जो KU बॉन्ड होता है वह 12 से 18 गीगाहर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और मतलब ये किस प्रकार के बैंड होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा संचार हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली माइक्रोवेव और रेडियो वेव को उनकी आवृत्ति के आधार पर बांटा जाता है। तो यह विभिन्न प्रकार की इनकी आवृत्ति के आधार पर बांटा गया है। इसमें C बॉन्ड X बॉन्ड करके भी आवृत्ति मापक मतलब आवृत्ति के आधार पर इनको बांटा गया है, जिसमें से KU बॉन्ड है जिसकी आवृत्ति होती है 12 से लेके 18 गीगाहर्ट्ज। इस ओशियन सेट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था, तो इसका प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। जो हमने KU बॉन्ड पढ़ा यह हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं।
यह एक प्रकार के फ्रिक्वेंसी बैंड होते हैं। जो यह फ्रिक्वेंसी बैंड होते हैं यह अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ मतलब ITU द्वारा संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाली सूक्ष्म तरंगों मतलब जो माइक्रोवेव होती हैं तथा रेडियो वेव होती हैं, उनकी आवृत्ति के आधार पर इनको कुछ समूह में बांटा गया है। इन्हीं के आधार पर इन्हें इन बैंड को बांटा जाता है। जैसे एल बैंड, यह 1 से लेकर 2 गीगा हर्ट्ज की इसकी आवृत्ति होती है। एस बैंड, यह 2 से लेकर 4 गीगा हर्ट्ज की इसकी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी होती है। सी बैंड 4 से 8 गीगा हर्ट्ज। एक्स बैंड, यह 8 से लेकर 12 गीगा हर्ट्ज। और के यू बैंड यह 12 से लेकर 18 गीगा हर्ट्ज तक की इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। इसके अलावा अभी 2 और बैंड होते हैं जिनमें के बैंड जो 18 से लेकर 26.5 गीगा हर्ट्ज की आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी इसकी है। इसके अलावा के ए बैंड जो 26.5 गीगा हर्ट्ज से 40 गीगा हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी बैंड होती है। तो इस प्रकार से यह के यू बैंड था जो ओशियन सेट 2 में लगाया गया है। नेक्स्ट हम देखें रीसैट सीरीज के 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। रीसैट का मतलब जो रीसैट है इसे रडार इमेजिंग सैटेलाइट भी कहते हैं। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है, मतलब इसका जो मुख्य पेलोड है रीसैट का वह है सिंथेटिक अपर्चर रडार। सिंथेटिक अपर्चर रडार के बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। यह दिन रात में इमेजिंग करता है। इजराइल की कंपनी द्वारा इसका विकास किया गया है और यह मौसम एवं बादलों में भी इमेजिंग हमें प्रदान करता है। इसके माध्यम से रात में 2D एवं 3D तस्वीरें ली जा सकती हैं। 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? तो रीसैट 2 और रीसैट 1। इसको ऐसा क्यों लिखा है, रीसैट 2 पहले क्यों लिखा है और रीसैट 1 बाद में क्यों लिखा गया है? तो जो रीसैट 2 है वह पहले लॉन्च हुआ था, मतलब पहले प्रक्षेपण रीसैट 2 का किया गया था, जबकि रीसैट 1 का प्रक्षेपण बाद में किया गया है। रीसैट 2 यह सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है इसमें और यह एक्स बैंड पर आधारित कार्यप्रणाली है। अब यह एक्स बैंड पर आधारित कार्यप्रणाली है तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? तो हमने अभी देखा था कि अलग अलग बैंड की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। तो एक्स बैंड की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? तो 8 से लेके 12 गीगा हर्ट्ज तक की इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। यह एक जासूसी उपग्रह की श्रेणी में आता है, मतलब जो रीसैट 2 है वह एक जासूसी उपग्रह है। सीमा पर निगरानी के लिए इसका उपयोग किया जाता है ताकि आतंकवादियों की घुसपैठ को रोका जा सके। साथ ही शत्रु के युद्ध पोतों पर भी नज़र रीसैट 2 के माध्यम से रखी जाती है। इसका प्रक्षेपण 20 अप्रैल 2009 को किया गया था। नेक्स्ट हम देखें रीसैट 1। यह सी बैंड पर आधारित कार्यप्रणाली है। सी बैंड पर आधारित कार्यप्रणाली है तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? तो 4 से लेके 8 गीगा हर्ट्ज की इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। हमने यहाँ पे 3 बैंड पढ़े हैं। के यू बैंड जिसकी फ्रिक्वेंसी मतलब जिसकी आवृत्ति होती है 12 से लेके 18 गीगा हर्ट्ज तक की। एक्स बैंड जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है 8 से 12 और सी बैंड जिसकी होती है 4 से 8। इसमें भी सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ है और इसका प्रक्षेपण 26 अप्रैल 2012 को हुआ था। पहले जो रीसैट 2 था उसका 20 अप्रैल 2009 को और रीसैट 1 का 26 अप्रैल 2012 को प्रक्षेपण किया गया था। यह जासूसी उपग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। यदि यह ऑब्जेक्ट में आता है कि रीसैट 1 या रीसैट 2 या कोई अन्य उपग्रह है, इनमें से कौन सा उपग्रह जासूसी उपग्रह की श्रेणी में आता है तो रीसैट 2 आता है और नहीं आता है तो रीसैट 1 नहीं आता है। इसका उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है। कृषि क्षेत्र में भी इसका एक विशेष कार्य है, धान की खेती का आकलन करना इसका मुख्य कार्य। मतलब यह जो उपग्रह है मेन रूप से धान की खेती के आकलन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि की मॉनिटरिंग इसके माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट हम देखें तो मेगा टॉपिक्यूस यह भारत एवं फ्रांस का एक संयुक्त उपक्रम है, मतलब भारत एवं फ्रांस द्वारा यह कार्यक्रम संचालित किया गया है।
इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच के क्षेत्र में मेघों के बनने की प्रक्रिया का अध्ययन ही इस उपग्रह के माध्यम से, मतलब इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। तो किन दो रेखाओं के बीच का यह कार्यक्रम है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में मेघों के बनने की प्रक्रिया का अध्ययन इस उपग्रह के माध्यम से किया जाएगा। किन दो देशों का संयुक्त कार्यक्रम है, तो भारत और फ्रांस का है। इसका प्रक्षेपण सूर्य समकालिक कक्षा में किया गया है। यह उष्णकटिबंधीय, कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय जल चक्र के निर्माण, मतलब जल चक्र का निर्माण कैसे हुआ है, उसकी प्रक्रिया क्या थी, बाष्पीकरण की दर क्या थी या किस गति से बाष्पीकरण हुआ है, बाष्पीकरण का संगठन या जल निर्माण का संगठन किस प्रकार से था, इसके बारे में डाटा हमें मेगाटोपिक्यूस उपग्रह के माध्यम से प्राप्त होगा। जो यह मेगाटोपिक्यूस है, इस प्रकार का पहला ऐसा उपग्रह अमेरिका और जापान ने विकसित किया था, और जो अमेरिका एवं जापान द्वारा विकसित किया गया था वह जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करता था। नेक्स्ट हम देखें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की एप्लीकेशन या इसके अनुप्रयोग। यह भी उसमें जो ज्योग्राफी वाला टॉपिक है यूनिट 5 उसमें दिया हुआ है इसके अनुप्रयोग। तो भूमि का सर्वेक्षण करने में, प्राकृतिक संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन करना, जलवायु से संबंधित सभी घटकों का अध्ययन करना, वनस्पति का सर्वेक्षण करना कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति का विकास हो रहा है या घट रही है, वन्य जीवों का संरक्षण, किस क्षेत्र में कौन से वन्य जीव पाए जा रहे हैं, कहाँ पे वन्य जीवों की प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, संकट पाए हैं, आदि प्रकार की जानकारी इन सैटेलाइट के माध्यम से। भौम जल की खोज, भौम जल कहाँ पे है, इस प्रकार का भी इस उपग्रह का अनुप्रयोग है। इसके अलावा समुद्र की निगरानी करना कि आसपास के क्षेत्र से, जो शत्रु है उनके द्वारा कोई वाहन, समुद्री वाहन समुद्र में, भारतीय सीमा के समुद्र में तो प्रवेश नहीं कर रहा है। सीमाओं की निगरानी, जिससे सीमा में घुसपैठ की समस्या आतंकवादियों द्वारा जो चल रही है उस पर निगरानी करना। समुद्र के पारितंत्र का अध्ययन करना, हमने अभी टॉपिक पढ़ा था कि यह क्लोरोफिल कंसंट्रेशन के माध्यम से शैवालों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और समुद्री पौधों के बारे में भी जानकारी देता है। प्रवालों का अध्ययन करना, प्रवाल भित्ति, मूंगा चट्टानें होती हैं उनके बारे में जानकारी। वर्षा चक्र की जानकारी प्रदान करना, वर्षा चक्र की जानकारी प्रदान करना, अभी हमने मेगाटोपिक्यूस करके भी पढ़ा है, जो मेघ बनने की प्रक्रिया का निर्माण, मेघ बनने की जो प्रक्रिया का अध्ययन है वह करता है। इसके अलावा चक्रवात से संबंधित सूचनाएं प्रदान करना। तो इस प्रकार से यह प्रमुख सैटेलाइट के अनुप्रयोग हैं, जिनको हम पॉइंट याद करें तो उनके बारे में हम डिटेल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा पढ़ लिया है। तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व उस यूनिट का भी जो सुदूर संवेदन टॉपिक है, और इस यूनिट यूनिट पेपर 3 की यूनिट 7 का सेकंड टॉपिक है, वह भी कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी लाएंगे, जिसमें इसरो, सतीश धवन केंद्र और DRDO आदि के बारे में हम जनरल इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में ही लिखा है सामान्य जानकारी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।